नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम जो हमारा सेकंड पेपर है उसकी जो थर्ड यूनिट है प्रतिनिधि एकांकी संचयन लक्ष्मी नारायण लाल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लक्ष्मी नारायण लाल इस विधा के सशक्त व्यक्तित्व कहे जा सकते हैं, जिन्होंने हिंदी को बहुसंख्यक एकांकियां देकर के कथ्य और शिल्प की दृष्टि से उसे संपन्न बनाया है। वे एकांकीकार ही नहीं थे बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, रंग समीक्षक, अभिनेता और निर्देशक भी थे। इस प्रकार बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी की अक्सर सभी विधाओं में लक्ष्मी नारायण लाल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसी क्रम में हम सबसे पहले हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास, उसमें एकांकी की परिभाषा के जो तत्व हैं, नाटक और एकांकी में अंतर और हिंदी एकांकी को प्रमुख एकांकीकारों का योगदान, इस विषय पर थोड़ी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। तो हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन हम करते हैं। एकांकी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो एकांकी का शाब्दिक अर्थ है एक अंक वाला। ठीक है, तो यह नाटक की तरह अभिनय से जुड़ी हुई एक साहित्यिक विधा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार एकांकी हमें जीवन की क्रमबद्ध विवेचना न देकर उसके एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति या एक उद्दीप्त क्षण का चित्र प्रकट करता है। रामकुमार वर्मा ने भी ऐसी परिभाषा दी है एकांकी की। एकांकी नाटक में अन्य प्रकार के नाटकों से विशेषता होती है, उसमें एक ही घटना होती है और ये घटना नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचय करती हुई चरम सीमा तक पहुंचती है। इसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता है, एक एक वाक्य और एक एक शब्द आवश्यक होते हैं। 4 या 5 भी हो सकते हैं जिनका संबंध नाटक की एक घटना से संबंधित रहता है। तो सीधे से शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहां नाटक में कई अंक होते हैं, कई दृश्य का विवेचन किया जाता है, वहीं एकांकी में एक ही अंक का होना या एक ही दृश्य का होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकांकी में जीवन की एक ही घटना, एक ही परिस्थिति या एक ही समस्या का चित्रण होता है। वह जीवन का संपूर्ण या क्रमबद्ध चित्रण करने वाली विधा नहीं है। तो उसमें प्रासंगिक जो घटनाएं हैं या जो गौण समस्या है उनके लिए कोई स्थान नहीं होता है। एकांकी का आकार थोड़ा छोटा होता है और संक्षिप्त होता है, इसमें अधिक पात्र नहीं होते हैं। इसका एक ही लक्ष्य होता है जिसकी ओर वह तेजी से अग्रसर होता है। अब हम एकांकी के तत्वों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो तत्व है एकांकी का वो है कथा वस्तु, उसके बाद उसमें पात्र और चरित्र चित्रण, उसके बाद संवाद या कथोपकथन, फिर देश काल वातावरण, फिर भाषा शैली और उद्देश्य। तो कथा वस्तु एकांकी का मूल आधार होता है। इसमें घटनाओं का संगठन होता है। इसके द्वारा ही एकांकीकार अपना जो उसका लक्ष्य है वो सिद्ध कर पाता है। तो एकांकी कथानक के आधार पर ही खड़ा है। इसके माध्यम से ही एकांकीकार चरित्रों को प्रस्तुत करता है। तो कथानक के लिए ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक या काल्पनिक जो भी विषय वो चुनना चाहता है वो चुन सकता है, लेकिन वह विश्वसनीय होना चाहिए। तो वास्तविक जीवन से संबंधित विषय हमेशा स्वाभाविक लगते हैं, नैसर्गिक लगते हैं। तो एकांकी के कथानक के जो विकास है उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली कि उसका आरंभ, फिर उसका विकास,
फिर नाटकीय संघर्ष और उसकी चरम सीमा। आरंभ जो होता है वो एक मुख्य अवस्था होती है एकांकी की। एक सफल एकांकी का प्रारंभ स्वाभाविक और रोचक होना चाहिए। वह दर्शकों को तत्काल आकर्षित करके उसमें जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है। उसके बाद एकांकी की जब पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है तो उसके बाद में कथा आगे बढ़ती है, जिसे विकास की अवस्था कहा जाता है। यहीं पर नाटक में नाटकीय संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है और यही संघर्ष और जो द्वंद्व है वो एकांकी के प्राण कहे जाते हैं। तो नाटकीय संघर्ष की स्थिति के अंत में दर्शकों को एक कुतूहल होता है या जिज्ञासा रहती है। वो जब चरम अवस्था में पहुंच जाती है तो यही एकांकी की चरम सीमा कहलाती है। इस चरम सीमा पर एकांकी का अंत होना चाहिए। तो यह जो चरम सीमा है वो एकांकी की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो इसमें हम एकांकी की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था किसे कह सकते हैं? एक आरंभ को और एक उसके अंत को या चरम सीमा को। उसके बाद है, तो जब भी हम एकांकी की कथा वस्तु का विवेचन करते हैं तो उस समय हमें एक संकलन त्रय पर भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। अब संकलन त्रय क्या है? कि संकलन त्रय का अर्थ होता है कार्य, समय और स्थान, इन सब का संकलन। तो संकलन त्रय के कारण एकांकी में एकता आती है, एकाग्रता आती है और वह अपना निश्चित प्रभाव उत्पन्न करने में सफल भी होती है। तो संकलन त्रय के अभाव में एकांकी की गति जो है वो शिथिल हो जाती है और उसका प्रभाव बिखर जाता है। उसके बाद दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो बड़े नाटक की अपेक्षा एकांकी में पात्र अधिक मुखर होते हैं। कथा वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है पात्रों के द्वारा ही संभव होता है। तो पात्रों के माध्यम से ही एकांकीकार अपने भावों को और विचारों को दर्शकों तक पहुंचाता है। तो सफल और श्रेष्ठ एकांकी में चरित्रों के उद्घाटन पर ही विशेष जोर दिया जाता है। जब पात्र अपने अस्तित्व को परिचित कराने में सचेष्ट रहेंगे तभी एकांकी की जो कला है वो सार्थक होगी। तो एकांकी में स्थिर जो पात्र हैं उनकी एक योजना बनाई जाती है पहले, फिर पात्र कम हो या अधिक सब प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो इससे और भी एक अर्थ निकाल सकते हैं हम कि सिर्फ स्थिर पात्र ही एकांकी में स्थान पा सकते हैं, ये सही नहीं है। तो नाटक में चरित्र चित्रण की जो महानता है उससे उसके कथा विस्तार और जो विवेचन है उसको सहारा मिलता है। तो जो कुछ करना होता है उसे कलाकार पात्रों के चरित्र और उसके विकास के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। फिर है संवाद या कथोपकथन। तो संवाद जो होता है वो एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। पात्रों के मुंह से ही एकांकीकार अपनी बात जो है वो दर्शकों तक पहुंचा पाता है। उसे उपन्यास या कहानी लेखक की तरह अपनी ओर से कुछ कहने की स्वतंत्रता नहीं होती है। तो लेखक को जो भी कहना है वो अपने पात्रों के जो संवाद है उनके माध्यम से वह कह सकता है। तो संवाद के द्वारा एकांकीकार कथा को आगे बढ़ाता है और साथ ही अपने विचारों को स्पष्ट करता है। तो कथोपकथन की स्वाभाविकता के लिए उसको पात्रों के अनुसार और प्रसंग के अनुसार उसका वर्णन किया जाना चाहिए। तो पात्रों के स्वभाव और जो परिस्थिति है उन्हीं के अनुसार संवादों में भी भिन्नता होनी चाहिए। और जो कथोपकथन होता है वो संक्षिप्त होता है, इसीलिए उसमें रोचकता बनी रहती है। तो आधुनिक जो एकांकी है उसमें जो स्वगत भाषणों को अस्वाभाविक माना जाने लगा है। क्यों? क्योंकि इसे रंगमंच के ही कुछ पात्र सुनते हैं और कुछ नहीं सुनते हैं। तो इसलिए आधुनिक एकांकी में जो स्वगत भाषण है उनका प्रयोग नहीं होता है। संवाद एकांकी के महत्वपूर्ण अंग होने के कारण उनको एकांकी के सूत्र को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। उसके बाद है भाषा शैली।
तो एकांकी की भाषा देश काल या पात्र के अनुकूल होनी चाहिए, वह सामान्य दर्शकों को समझ में आए ऐसी भाषा होनी चाहिए। भाषा भावों को व्यक्त करने के कारण ही वह भावों की स्वामिनी कही जाती है। तो नाटक में भावों की अभिव्यक्ति अभिनय के द्वारा होती है। तो जो पात्र जिस वर्ग का है उसकी भाषा में उस वर्ग में बोले जाने वाले शब्दों का उसी पद्धति से प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार के शब्दों से स्वाभाविकता भी आ जाती है। वास्तविक जीवन में जिस प्रभावमयी भाषा का प्रयोग होता है उसका नाटक में भी वैसा ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद है देश काल या वातावरण। तो ये भी एकांकी का आवश्यक तत्व है, इसके कारण ही उसमें सजीवता और स्वाभाविकता आएगी। तो जो ऐतिहासिक नाटक होते हैं उसमें देश काल या वातावरण का ज़्यादा महत्व होता है और एकांकी में जिस देश या समाज की कहानी है उसके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण किया जाता है। तो इसमें सामाजिक रीति रिवाज, जो रहन सहन है, ये व्यक्तित्व है, वेशभूषा, स्थानीय विशेषताओं पर सूक्ष्म दृष्टि रखनी पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसके सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी हमें रखनी पड़ेगी। उसके बाद है उद्देश्य। तो प्रत्येक एकांकी का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है जिसे एकांकीकार अपने पात्रों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करता है। तो सफल एकांकीकार जीवन के एक छोटे से प्रसंग में भी निहित जो द्वंद्व है उसको पकड़ करके उसे मानवीय स्तर प्रदान करता है। तो वह जीवन की छोटी समझे जाने वाली घटनाओं में भी पूर्ण गहराई से प्रविष्ट होकर के उनमें व्यापक अर्थवत्ता भर देता है और इस प्रकार एकांकी में एक संकेत दिखाई पड़ता है। इसके अलावा प्रत्येक एकांकी में दर्शकों को आनंदित करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। हमारे यहाँ आधुनिक युग में भारतेंदु युग के जो नाटककार हैं उन्होंने संस्कृत रूपकों और उपरूपकों की कुछ विधाओं पर नाट्य रचनाएं की, लेकिन केवल इसी कारण से भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी एकांकी का आरंभिक युग नहीं कह सकते। तो भारतेंदु के अनुकरण पर उनकी जो मंडली है या भारतेंदु युग के जो आचार्य या कवि हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने अन्य नाटककारों ने कुछ एकांकी लिखे थे। तो यहाँ हिंदी एकांकी का अविकसित रूप था यहाँ तक, और हिंदी एकांकी के विकास का जो प्रथम सोपान है इस युग का एकांकी साहित्य हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, भारत मित्र, ये पत्र पत्रिकाएं हैं, और सार सुधा निधि। तो ये तत्कालीन जो पत्र पत्रिकाएं हैं इनमें एकांकी साहित्य प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। तो भारतेंदु युग में कई समस्याओं पर एकांकी लिखी गए, राष्ट्रीय, ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक, हास्य प्रदान एकांकियां भी लिखी गई। तो उस समय जो ऐतिहासिक एकांकी लिखी गई थी उनका लक्ष्य था राष्ट्रीय निर्माण या राष्ट्रीय नवनिर्माण हम कह सकते हैं। उस समय के एकांकीकारों का सबसे पहला लक्ष्य यही था कि देश की जनता में देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति जागृति लाना, तो आदर्श चरित्रों का गुणगान करना और नई प्रेरणा उनको देना। तो इस युग में अधिकतर जो समस्या है वो एकांकी में लिखे गए थे, क्योंकि सामाजिक सुधार लेखकों का एक प्रिय विषय बन गया था। तो इनका संबंध यथार्थ जीवन और तत्कालीन समाज और समाज में पाए जाने वाले पात्रों से है। तो जो पौराणिक एकांक्य है उसमें भी
अभिनय किया जाता था। इस युग में एक वर्ग ऐसा भी था जो धार्मिक कथानकों पर आधारित जो पौराणिक एकांके हैं उनके द्वारा भारतीय संस्कृति की जो आदर्शवादी विचारधारा है उसको प्रस्तुत कर रहा था। तो नाट्यकारों की जो भावना है वो इसमें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। जैसे पंडित ज्वाला प्रसाद कृत की जो मयूर ध्वज एकांकी है और भारतेंदु की माधुरी और धनंजय विजय, लाला श्रीनिवास दत्त की प्रहलाद चरित्र, बद्रीनारायण चौधरी की प्रयाग राम गमन, राधाचरण गोस्वामी की श्रीदामा और सती चंद्रावली, शालिग्राम की मयूर ध्वज, बालकृष्ण भट्ट की दमयंती स्वयंवर, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या की भक्त प्रहलाद और लाल बहादुर भल्ला की हरतालिका, ये सब प्रमुख है। ये एक पौराणिक एकांकी हैं। तो इस प्रकार यहाँ इस युग के एकांकीकारों ने अनेक प्रकार की एकांकी लिखी और साथ ही उन लोगों ने व्यंग्य के माध्यम से समाज सुधारवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो पूर्ण रूप से इस युग को हिंदी एकांकी का आरंभिक युग मानना तो समीचीन नहीं है, क्योंकि बाह्य रूप से एकांकी होते हुए भी उनमें एकांकी कला का उद्घाटन नहीं हुआ। तो इस युग में एकांकी कला की दृष्टि से कुछ कमी रही, लेकिन इस युग के हिंदी एकांकी का आरंभिक युग हम इस युग को नहीं कह सकते। उसके बाद भारतेंदु और द्विवेदी युग में हिंदी एकांकी की रचना हुई और हिंदी एकांकी के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने एक घूंट एकांकी की रचना की। इसमें आधुनिक एकांकी जो टेक्निक का निर्वाह था कई हद तक देखा जा सकता है। तो एक अंक और एक दृश्य में सारी एकांकी सम्मिलित हो जाती थी। तो चरित्र और वातावरण में संघर्ष आवश्यक था, तो उसमें प्रसाद के कवि रूप का प्रभाव भी हम देख सकते हैं। उसके बाद है आधुनिक हिंदी एकांकी की विशेषताएं। कई बार कोई तो जो आधुनिक हिंदी एकांकी है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसका छोटा कैनवास। तो पट उन्नायक स्वयं एक छोटा प्रहसन था और बंदर का पंजा एक कहानी थी और उसका नाटकीय संस्करण भी दृश्य परिवर्तन का होते हुए भी छोटा ही था। तो रंग संकेत, कार्य की गति, अभिनय, संवाद, वातावरण, चरित्र चित्रण, इन सब का उचित रूप से प्रयोग करके एकांकी एक सफल एकांकी कही जा सकती है। फिर जो एकांकीकार हैं उनके बारे में हम देखते हैं। जो आधुनिक एकांकीकार हैं उनमें से जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद तो छायावादी काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद हिंदी के प्रथम एकांकीकार भी हैं। साहित्य के प्राय सभी रूपों में उन्होंने अपनी कलम सफलतापूर्वक चलाई है, जैसे प्रतीक नाटक, काव्य नाटक, एकांकी नाटक आदि। तो उनके नाटकों में भारत के अतीत गौरव का गुणगान, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीयता ये सब देखे जा सकते हैं। तो उनके सभी नाटक देश प्रेम से ओतप्रोत हैं, जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी। तो एक घूंट एकांकी में उन्होंने ये जो एक घूंट एकांकी है वो हिंदी की प्रथम एकांकी मानी गई है और उसमें उन्होंने प्रकृति के रूप रंजित पटल पर विवाह समस्या का विवेचन और उसका समाधान प्रस्तुत किया है। सचमुच हिंदी एकांकी का जो प्रारंभ है वो इसी एकांकी से माना गया है। एक घूंट को उन्होंने नाट्य साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर घोषित किया और हिंदी एकांकी के क्षेत्र में आधुनिक युग का सूत्रपात एक घूंट माना गया है।
तो इसमें दृश्य परिवर्तन नहीं होता है, जहाँ नाटक आरंभ होता है वहीं समाप्त होता है। इसमें अनेक घटनाएं हैं, जो भी है वह सरल और अनाटकीय हैं और नाटक के तत्वों के आधार पर ही इसमें कथोपकथन को स्थान दिया जाता है। और जो हंस एकांकी है उसे भी एक सफल एकांकी कहा जा सकता है। आज की क्लास में हमने पढ़ा लक्ष्मी नारायण लाल की जो एकांकियां हैं उनका